हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मैथा स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछले कुछ दिनों से आपकी ऑनलाइन क्लासेज बंद कर दी गई थी, अभी फिर से इनको स्टार्ट किया है। तो जब से हमारी ऑनलाइन क्लासेज बंद हुई थी, हमने ये लाइट वाला चैप्टर चालू कर रखा था और सबसे लास्ट वाला जो वीडियो मैंने एंड किया था या सबसे लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक था वो था अपवर्तन से होने वाली घटनाएं। तो मैंने 5 घटनाएं बताई थी। एक तो किसी भी जल से भरे पात्र में अगर कोई सिक्का रख देते हैं तो सिक्का ऊपर उठा नजर आता है। दूसरा, अगर किसी जल से भरे पात्र में कोई पेंसिल रखी होती है वो तो टेढ़ी नजर आती है। तीसरा, वर्ण विक्षेपण, किसी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश निकालने पर वो स्क्रीन पर या पर्दे पर 7 रंगों में या 7 कलर में नजर आता है। तो ये 3 केस तो हमने पढ़ लिए थे ऑनलाइन क्लासेस से पहले जब बंद हुई थी। अभी फिर से स्टार्ट की गई है, फिर से एक नए जोश के साथ, एक नए पहल के साथ हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो अपवर्तन की घटनाएं रह गई थी उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में मैं वही चीज पढ़ाने वाला हूं, अपवर्तन से होने वाली घटनाएं। 2 घटना और बच रही है। कितनी घटना? 2। तो चौथी घटना यह है कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही सूर्य निकल आता है और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद भी सूर्य नजर आता है। देखो, सुनना ध्यान से। सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य का नजर आना तथा सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी सूर्य का नजर आना। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा अपवर्तन के कारण होता है, वो तो पढ़ने से पता लगेगा। और जो 5वां केस है, जो 5वां पॉइंट है, जो 5वीं घटना है, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पढ़ते हैं। तो केस 4 क्या है? केस 4, केस 4 ये है कि सूर्योदय से 2 मिनट, सूर्योदय से 2 मिनट पहले एवं सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का नजर आना, यानी कि एडवांस सनसेट एंड डिलेड सनराइज। ठीक है सॉरी, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखो, कहने का मतलब ये है कि इसको अगर मैं सही लहजे से या साधारण तरीके से समझाऊं तो इसका मतलब ये है, जब सुबह सूर्योदय होता है ना, जब सूरज उगता है, सूरज 2 मिनट बाद में उगेगा लेकिन हमें 2 मिनट पहले ही उगता हुआ नजर आ रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? सूरज 2 मिनट बाद में उगेगा लेकिन हमें 2 मिनट पहले ही नजर आ रहा है। और दूसरा केस, सूरज को छिपे हुए 2 मिनट हो गई शाम को लेकिन फिर भी 2 मिनट बाद तक वो नजर आता है। तभी तो हेडिंग डाली है सूर्योदय से 2 मिनट पहले, सूर्योदय के 2 मिनट पहले, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का नजर या सूरज का नजर आना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, कैसे समझना ध्यान से। मान लो ये पृथ्वी की सरफेस है, ये पृथ्वी की क्या है? सरफेस। ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी की सतह से जैसे ही हम ऊपर उठते हैं, हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, क्रस्ट पर रहते हैं, अर्थ के। जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे तो ऊपर तो क्या आएगा? वायुमंडल आएगा, वायुमंडल की परतें आती जाएंगी। तो इसके ऊपर आप जाओगे ना तो ऐसे बहुत सारी वायुमंडल की क्या मिलेगी? परतें। ये वायुमंडल की परत, ठीक है, ये दूसरी वायुमंडल की परत, ये तीसरी वायुमंडल की परत, ऐसे ही चौथी वायुमंडल की परत और ये 5वीं वायुमंडल की परत। ऐसे जैसे जैसे धरातल से हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडल की क्या मिलती जाएगी? हमें परतें मिलती जाएंगी। तो ये पृथ्वी की सतह है। तो इस सतह से, इस सतह को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, इस सतह को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये लाइन खींच देता हूं ऐसे। देखो, जब सूर्य उगेगा तो यहीं से उगेगा ना, हमें सूर्य ऐसे सतह से ही तो निकलता हुआ नजर आता है, ये हम ऐसे ऊपर से देखते हैं, ऐसे उगता हुआ नजर आएगा ना। तो मान लो इनको एक बार नीचे की तरफ कर दें, इससे टच कर दें ऐसे, मान लो कि यहां पर सूर्य है, यहां पर सूर्य है,
देखो मान लो ये यहां पर सूर्य है, ये सूर्य, अब सूर्य से ये प्रकाश की किरण गई ऐसे, इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर निकाले, ऐसे यहां से ले, ये सूरज से क्या निकल रही है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ये सूर्य है, ये सूर्य से एक प्रकाश की किरण निकली। अब देखो ये सूर्य की प्रकाश किरण एक माध्यम में चल रही है, अब ये यहाँ पे चल रही है, अब ये वायुमंडल की दूसरी परत में घुसेगी, तो इसको हमने माध्यम फर्स्ट मान लिया, और ये जब दूसरे में घुसेगी ना, ये माध्यम कौन सा है, सेकंड, और यहाँ पर 90 डिग्री पर क्या डाल दे हम, अभिलंब, ठीक है। अब मैंने तुम्हें जब अपवर्तन पढ़ाया था तब बताया था, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर। तो जहां से सूर्य की किरण निकलना स्टार्ट हो रही ना, उसको विरल माध्यम मानना है, क्योंकि ये तो वायुमंडल की परतें हैं, और वायुमंडल की परतों में बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। वायुमंडल की परत वाला जो माध्यम है काफी डेंस है, काफी सघन है, क्योंकि उसमें डेंसिटी क्रिएट करने वाली बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो वायुमंडल की परतें हैं ना, इनको में क्या मानना है, सघन मानना है। तो ये जो माध्यम फर्स्ट है ना, इसको आप मानो विरल, क्या मानेंगे, विरल, और ये जो माध्यम सेकंड है ना, इसको मानेंगे सघन। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, ठीक है, रेयर टू डेंसर में पास होती है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल या टूवर्ड नॉर्मल, मतलब टूवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आती है, अभिलंब की तरफ आती है। होता तो ये कि इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधा निकलना था, यहां से निकल रही ना, तो ऐसे सीधा निकलना था, लेकिन इस वायुमंडल की परत ने इसको झुका दिया, इसको झुका दिया। तो ये इधर ऐसे झुक जाएगी, फिर हमने यहां से अभिलंब डाला, फिर ये ऐसे झुक जाएगी, फिर अभिलंब डाला, फिर ऐसे झुक जाएगी, फिर अभिलंब डाला, फिर ऐसे झुक जाएगी, फिर अभिलंब डाला, ऐसे ऐसे करते करते प्रकाश की किरण यहाँ तक पहुंच गई ना, और यहाँ पर है ऑब्जर्वर। यहाँ पर कौन खड़ा है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब होता है प्रेक्षण, देखने वाला। हम खुद ऑब्जर्वर है, जो भी सूर्य को देख रहा है ऑब्जर्वर है, प्रेक्षण है। तो इंग्लिश में तो उसको ऑब्जर्वर बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलेंगे हम प्रेक्षण। तो ये जो प्रेक्षण है, ये जो ऑब्जर्वर है, इसकी आंख तक ये किरण पहुंच रही ना, तो इसको थोड़ी पता है ये प्रकाश की किरण ऐसे घूम कर ऐसे इसके पास, ये तो बिल्कुल सीधा देखेगा ना इसको, ऐसे ये बिल्कुल सीधा देखेगा, इसको सीधी नजर आएगी इसको, ऐसे तो सीधा देखेगा ना, तो इसको यहाँ पर सूर्य का प्रतिबिंब मिलेगा, यहाँ पर सूर्य का प्रतिबिंब मिलेगा। अब आप देखो, ये सूर्य का, ये वास्तविक सूर्य है, ये कौन सा सूर्य है, वास्तविक, और ये है सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य का प्रतिबिंब। देखो सूर्य की वास्तविक पोजीशन तो यहाँ पर, सूरज तो भी यहीं पर है, लेकिन दिख कहाँ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। सूरज कहाँ पर है, यहाँ पर। कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर। क्यों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऐसा क्यों हुआ, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब धरातल से ऊपर उठोगे, बहुत सारी वायुमंडल की परत है, तो जहां से सूर्य के प्रकाश की किरण निकली तो वायुमंडल की परतों ने उसको झुका दिया, झुकाती गई, और लास्ट किरण ये पहुंची ऑब्जर्वर तक। तो ऑब्जर्वर तो ऐसे सीधा देखेगा ना, तो इस प्रेक्षण को, इस ऑब्जर्वर को सूर्य कहां पर नजर आएगा, यहाँ पे, और वो किसको सूरज समझेगा, इसको। जबकि ये सूर्य का आभासी प्रतिबिंब है, ये सूर्य का आभासी प्रतिबिंब है। सूर्य की एक्चुअल पोजीशन कहां पर है, इसका एक्चुअल डायग्राम है, ये रहा। तो सूरज तो यहाँ पर है, दिख कहां पे रहा है, यहाँ पे। और इस अंतराल में कितने मिनट का टाइम पास हो जाता है, इस अंतराल में टाइम हो जाता है 2 मिनट्स, यानी कि 2 मिनट का टाइम इस अंतराल में निकल जाता है। सूरज अभी यहाँ पर है और हमें 2 मिनट पहले यहाँ पे नजर आ रहा है। सूरज यहाँ पर है, 2 मिनट पहले ही हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तभी तो हम कह सकते हैं कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही सूर्य में नजर आता है। और इसका आंसर एक ही है, वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ये चीज तो क्लियर, सूर्योदय से 2 मिनट पहले वाली। अब सूर्यास्त के 2 मिनट बाद, सूर्यास्त के 2 मिनट बाद यही केस है। ये
धरातल की सतह है, इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा ले में से। देखो ये वाला जो केस हुआ है ना, वो वाला केस इधर शो करना आपको। तो इनको, ये वायुमंडल की परतें, इनको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाएं। अब देखो ध्यान देना, मान लो सूर्य यहां पर है, सूर्य यहां पर है, ये रहा सूर्य, ये रहा सूर्य, और इस सूर्य से ये प्रकाश की किरण निकली, ऐसे एक प्रकाश की किरण ले आओ, गई प्रकाश की किरण, ठीक है। यहां पर अभी लंब डालोगे तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में चल रही है, वायुमंडलीय परतों को क्या मानना है, सघन माध्यम, तो अभी लंब की तरफ झुकेगी कि नहीं झुकेगी। फिर अभी लंब डाला, फिर ऐसे, फिर अभी लंब डाला, फिर ऐसे, फिर अभी लंब डाला, फिर ऐसे, तो ऐसे करते करते प्रकाश की किरण कहां तक पहुंच जाएगी, प्रेक्षण तक। कहां तक पहुंच जाएगी, प्रेक्षण। और इस प्रेक्षण को तो ये ऐसे यहीं से नजर आ रही ना, तो बिल्कुल सीधा देखेगा ना इसको, ऐसे ऐसे देखेगा, तो सूर्य कहां पर नजर आएगा उसको, यहां पर। तो ये क्या है, सूर्य का आभासी, सूर्य का आभासी प्रतिबिंब। और ये क्या है, ये वास्तविक सूर्य है। बात समझ में आई। देखो ये सूर्य का मतलब सूरज छिप चुका है, सूरज छिप चुका है, छिपने के बाद इसके प्रकाश की किरण आई ना ऐसे, तो विरल माध्यम में चल रही है, जैसे ही सघन माध्यम में क्रॉस करेगी अभी लंब की तरफ झुक जाएगी, फिर अभी लंब डालो, फिर झुकेगी, फिर अभी लंब डालो, फिर ऐसे करते 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 प्रकाश की किरण यहाँ तक पहुंच गई, हमारी आंखों तक पहुंच गई, तो हम तो बिल्कुल सीधा देखेंगे ना ऐसे, तो सूर्य का प्रतिबिंब हमें यहाँ पर नजर आएगा। और ये जो सूर्य का प्रतिबिंब है ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है, ये आभासी प्रतिबिंब है। तभी तो सूरज को छिपे हुए 2 मिनट हो गई, उसके बाद तक भी हमें वो नजर आ रहा है। तभी तो हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, यानी कि सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक भी हमें सूर्य नजर आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आंसर एक ही है, वो है वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कितने केस सोल्व कर लिए हमने, 4। अपवर्तन के कितने केस सोल्व किए, 4। एक और केस बच रहा है, वो भी पढ़ लेते हैं फटाफट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो 4 केस हमने सोल्व कर लिए। केस नंबर 5, केस नंबर 5, 5वां केस क्या है, केस 5। अपवर्तन की 5वीं घटना है और इसकी हेडिंग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये जो केस है, ये जो 5वां केस है, क्या है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या मतलब है। तो इसको समझाने के लिए मेरे को 3 डायग्राम तैयार करने पड़ेंगे। देखो एक डायग्राम तो ये, दूसरा ये, मतलब 3 लाइन खींचनी पड़ेगी पहले, तो 3 लाइन खींच दी मैंने डायग्राम बनाने के लिए। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन है ना, इसको एक पृथककारी सतह माननी है, इसको एक पृथककारी सतह, मतलब 2 माध्यमों को पृथक करने वाली सतह, 2 मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस है, यानी कि ये सेपरेटेड सरफेस है। इसके ऊपर है माध्यम फर्स्ट और यहाँ पर है मीडियम सेकंड। मीडियम सेकंड को क्या मान लो आप, पानी, मतलब माध्यम सेकंड में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है।
माध्यम सेकंड में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ठीक है, यहां पर भी माध्यम सेकंड में क्या भर दो? जल। यहां पर भी माध्यम सेकंड में जल। ठीक है, ये मीडियम सेकंड। क्या किया? क्या पढ़ रहे हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सबसे पहले हमें दो माध्यम शो करने हैं, दो माध्यमों को दिखाना है। तो दो माध्यम को हम दिखा सकते हैं एक पृथककारी सतह बनाकर। तो ये पानी भरा हुआ है, इसको मान लो मीडियम सेकंड, ये भी मीडियम सेकंड। मीडियम जो फर्स्ट है वो है वायु। मीडियम फर्स्ट कौन है? वायु। यानी कि माध्यम फर्स्ट कौन है? वायु। अब हमें क्या करना है? देखो, एक प्रकाश की किरण निकालनी है माध्यम 2 से माध्यम 1 में। 2 1 छोड़ो, जल, ये जो माध्यम, ये जो मीडियम 2 है वो वाटर है, यानी कि वो क्या है? जल है। माध्यम 2 क्या है? जल है। माध्यम 2 जल है। तो हमें क्या करना है? जल और वायु, हमारे पास दो माध्यम है, एक जल है और एक वायु। तो जल को हम सघन मानेंगे कि विरल? किसकी तुलना में? वायु की तुलना में। तो जल सघन है और वायु कौन सा माध्यम है? वायु माध्यम है विरल। वायु कौन सा माध्यम है? विरल। यानी कि जो एयर है वो तो रेरर है और जो वाटर है वो डेंसर है। तो हमें क्या करना है? माध्यम 2 से माध्यम 1 में प्रकाश की किरण भेजनी है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण पास करनी है, जल से वायु में प्रकाश की किरण पास करनी है। तो देखो, यहां से एक प्रकाश की किरण छोड़ी हमने, ये एक प्रकाश की किरण जा रही है, ये किस में चल रही है? पहले पानी में। किस में चल रही है? पानी में। और फिर हमें पता है जैसे ही इस किरण का माध्यम चेंज होगा, इस पृथककारी सतह के 90 डिग्री के कोण पर क्या डालेंगे? अभिलंब। तो यहां से हमने डाल दिया अभिलंब। ये क्या है? पृथककारी सतह, सेपरेटेड सरफेस। ठीक है, तो यहां से प्रकाश की किरण गई। अब प्रकाश की किरण सघन से किस में जा रही है? विरल से। तो अभिलंब से दूर की पास, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। अभिलंब से क्या हो गई? दूर। ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, ये वाला कोण, ये कौन सा कोण है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण कौन सा होता है? आपतन कोण होता है। और आपतन कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से। किससे? आई से। ये कौन सा कोण है? अभिलंब। और ये किरण कौन सी है? अपवर्तित किरण। ठीक है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन कोण। और इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से। तो आप ये डायग्राम देख के इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, डायग्राम देख के आसानी से बता सकते हो कि सर यहाँ पर आई का मान आर के मान से क्या है? छोटा। यहाँ पर कौन सा कोण बड़ा है? आर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल आई छोटा है किससे? एंगल आर से। मतलब यहाँ पर कौन सा कोण ग्रेटर देन है? यहाँ पर बड़ा कोण कौन सा? आर। आर का मान ज्यादा है, आई का मान क्या है? कम है। तो आई छोटा है किससे? आर से। ठीक है, समझ में आया? अब आपको क्या करना है? सेकंड केस में कुछ नहीं करना। देखो, ये जो बेस है वो तो मैंने तैयार कर दिया। सेकंड केस में क्या करना है? इस वाले केस के अंदर ये जो आई है ना, इसका मान बढ़ाना है। यानी कि इस आई का मान बढ़ा दो तो ये प्रकाश की किरण यहां से निकलेगी ना, यहां से निकलेगी ना प्रकाश की किरण, लेकिन वो हमें सेकंड डायग्राम में निकालनी है। तो हमें क्या करना है? देखो, यहां से अभिलंब डाल दो, डाल दिया अभिलंब, यहां पर भी अभिलंब डाल दो। ठीक है, अब हमें आई का मान बढ़ाना है। इस आई का मान बढ़ा होगा तो यहां से निकालनी पड़ेगी किरण, किरण कहां से निकालनी पड़ेगी? यहां से। ये क्या हो गया? अब ये आई है। तो एक बार इस डायग्राम को नोटिस करो, एक बार इस डायग्राम को नोटिस करो। इस डायग्राम में जो सेकंड स्टेप है, जो सेकंड केस है, उसके अंदर हमने आपतन कोण का मान बढ़ा दिया। अब आई बढ़ेगा तो इधर आर भी बढ़ेगा,
देखो ये ऐसे है, ये ऐसे और ये ऐसे है। अब सोचो आई अगर आप बढ़ा रहे हो, मेरे इस हाथ को आई मानना है, इस हाथ को आर मानना है, ये आई है और ये आर है, तो आई ऊपर करोगे तो आर ऐसे हो जाएगा, ऐसे है ना, ऐसे आई बढ़ाओगे तो आर ऐसे, मतलब आई आपने इतना बढ़ा दिया तो ये जो अपवर्तित किरण निकलेगी, अब ये अपवर्तित किरण है ना, पहले वाले केस में देखो आई आपने इतना बढ़ा रखा था तो अपवर्तित किरण यहाँ से निकल रही थी, मतलब आई का मान कम आर का मान ज्यादा। फिर हमने क्या किया, सेकंड केस में आई का मान बढ़ा दिया, तो आई का मान बढ़ा दिया तो अपवर्तित किरण सीधी हो जाएगी, बिल्कुल समानांतर हो जाएगी। किसके समानांतर हो जाएगी, इस पृथककारी सतह के। तो अपवर्तित किरण देखो ये निकल गई अपवर्तित किरण, इसे ही क्या समझना है, अपवर्तित किरण। यानी कि अगर हम आई का मान इस प्रकार बढ़ा दे कि अपवर्तित किरण पृथककारी पृष्ठ के क्या आ जाए, समानांतर, अपवर्तित किरण पृथककारी पृष्ठ के समानांतर। तो यहां पर जो आर का मान होगा वो 90 डिग्री होगा, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर जो आर का मान होगा वो कितना होगा, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। और इस पोजीशन में, इस केस में, इस 90 डिग्री के कोण को बोला जाता है क्रांतिक कोण। क्या बोला जाता है इसको, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। अब देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो क्रांतिक कोण आपको बताना है कि यदि हम आपतन कोण का मान इस प्रकार व्यवस्थित कर दें, दो माध्यमों के बीच यदि हम आपतन कोण का मान इस प्रकार व्यवस्थित कर दे कि दूसरे माध्यम में निकलने वाली अपवर्तित किरण पृथककारी सतह के समानांतर हो जाए, तो उस कंडीशन में या उस स्टेप में या उस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान यानी कि आर का मान 90 डिग्री हो जाता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। एक बार और बता देता हूं, दो माध्यमों के बीच आपतन कोण का मान इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दूसरे माध्यम से निकलने वाली अपवर्तित किरण पृथककारी सतह के समानांतर हो जाती है, तो इस स्थिति में बनने वाला अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, केस थर्ड। अब केस थर्ड में क्या करना है, आई का मान और बढ़ाना। पहले तो ये वाली पोजीशन थी, फिर आई बढ़ाया तो आर सीधा हो गया। अब आई और बढ़ाओगे तो आई अगर आप और बढ़ा दोगे, इतना कर दोगे आई, तो फिर ये अपवर्तित किरण अंदर आ जाएगी। समझ आ रही बात, अपवर्तित किरण कहां पर आ जाएगी, अंदर। यहां पर आई इतना बढ़ाया तो अपवर्तित ऐसे निकली, फिर आई का मान बढ़ाया तो अपवर्तित सीधी हो गई। अब आई का मान अगर और बढ़ाते जाओगे तो अपवर्तित किरण कहां पर आ जाएगी, वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। ये वाला केस, ये मेरा हाथ आई, ये आर है, आई बढ़ाया आर सीधा हो गया, आई और बढ़ाओगे तो ये अंदर आ जाएगी। समझ आ रही ना बात। तो हमने आई का मान इतना बढ़ा दिया, देखो ये किसका मान हो गया, आई का हो गया, आई का मान। तो आई का मान इस प्रकार एडजस्ट कर दिया कि अपवर्तित किरण आपतित किरण वाले माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट आई। तो ये तो आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, और ये बन गया कोण आर, ये बन गया कोण आर। ठीक है, मतलब केस थर्ड में आपतन कोण का मान इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया कि अपवर्तित किरण आपतित किरण वाले माध्यम में पुनः लौट आई, उसी माध्यम में लौट आई। तो सोचो जब प्रकाश की किरण वापस अगर उसी माध्यम में लौट आए, जब प्रकाश की किरण किसी चीज से टकराकर अगर वापस आ जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन। और ये परावर्तन हुआ अंदर ही अंदर, पानी के अंदर। वापस पानी के अंदर से हमने किरण भेजी थी, लेकिन वो हवा में तो गई नहीं, वापस पानी के अंदर ही आ गई, तो अंदर के अंदर ही परावर्तन हो गया और कंप्लीटली परावर्तन हो गया। तभी तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इस केस में हम बोल सकते हैं कोण आई का मान बराबर है किसके, कोण आर के। तो इस चीज को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हमने पढ़ लिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या है, दो माध्यमों के बीच में होने वाली घटना है। ठीक है, एक माध्यम विरल लेना है, एक माध्यम सघन लेना है। विरल माध्यम वायु होता है, सघन माध्यम कौन सा ले लिया हमने, जल ले लिया। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण भेजनी है, तो पहले आपतन कोण को इस प्रकार एडजस्ट करो कि आर का मान बड़ा हो जाए।
फिर आई का मान इस प्रकार बढ़ाओगे कि आर का मान 90 डिग्री आ जाए, मतलब अपवर्तित किरण सेपरेटेड सरफेस यानी कि पृथककारी सतह के समानांतर आ जाए। फिर आई का मान इस प्रकार एडजस्ट करो कि अपवर्तित किरण वापस पुनः उसी माध्यम में लौट आई जिस माध्यम से आपतित किरण गई थी। और इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कोण आर और कोण आई का मान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और इन्हीं घटनाओं को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये चीज तो समझ लिया हमने। अब आप सोचो इसका उपयोग कहां पर होता है, इसका सोचो दैनिक जीवन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज कहां पर होता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग कहां पर किया जाता है। तो इसका उपयोग होता है, देखो प्रकाशीय तंतु के रूप में, प्रकाशीय तंतु के रूप में संचार के साधनों के रूप में, संचार के साधनों के रूप में। प्रकाशीय तंतु का मतलब ये होता है कि मान लो यहां से या हम नीचे से अर्थ की सरफेस से कोई लाइट का सिग्नल भेजे ऊपर, कोई प्रकाश की किरण ऊपर भेजे, और अगर वो किसी चीज से ऊपर जाके टकराए तो जाने वाले तो आपतित किरण टकरा कर कहीं इधर उधर निकल जाएगी वो अपवर्तित किरण। फिर यहां से क्या किया जाता है, नीचे से प्रकाश की किरण को कोण आई बनाकर, ऐसे मान लो प्रकाश की किरण नीचे से भेजी, ऊपर किसी चीज से टकरा कर आर का मान ये हो गया। फिर हमने प्रकाश की किरण को इस प्रकार एडजस्ट किया कि आई का मान इतना बढ़ा दिया कि आर का मान 90 हो जाए। फिर हमने आई का मान और बढ़ाया, प्रकाश की किरण को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रकाश की किरण वापस किसी चीज से टकरा कर नीचे आ गई। तो यहाँ से प्रकाश की किरण भेजी जाती है एज ए सिग्नल, संकेत के रूप में। यहाँ से प्रकाश की किरण गई, अंतरिक्ष में किसी चीज से टकरा कर वापस आ गई। तो हमें बताओ जो चीज अंतरिक्ष में है उसकी स्थिति का पता लग गया, उसकी दूरी का पता लग गया, उसकी पोजीशन का पता लग गया, उसकी व्यवस्था का पता लग गया। तो इसी चीज में, इसी के लिए, ठीक है, इन्हीं चीजों का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली घटना। ठीक है, तो ये लो अपवर्तन से होने वाली 5 घटनाएं हमने पढ़ ली। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लेंस स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।